हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायरल एमपी में। आज हम लोग सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी टेट और सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो ये बात कर रहा है यहाँ एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, सीखने में स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। सीखना जो है व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। तो सांख्यिकी में जो रेखा चित्र स्तंभों द्वारा आवृत्ति को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, स्तंभाकृति। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस अवस्था में जो है विकास सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, किशोरावस्था में बुद्धि का विकास सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो यहाँ शिशु की बात कर रहा है। जो शिशु का व्यवहार होता है वो किस पर आधारित होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, मूल प्रवृत्तियों पर। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो शैशवावस्था में बालक जितने भी व्यवहार प्रदर्शित करता है उनके पीछे मूल प्रवृत्तियाँ जो है जिम्मेदार होती हैं। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूझ का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो सूझ का जो व्यवहार है वो किस पे आधारित होता है? वनमानुष पर, क्योंकि सूझ का जो सिद्धांत है वो दिया गया था कोहलर, वर्दीमर और कोफका के द्वारा। कोहलर ने एक वनमानुष पे प्रयोग किया था जिसका सुल्तान नाम था। तो जितना भी सूझ वाला व्यवहार है वो वनमानुषों से मिलता जुलता है, इसलिए उन्हीं के ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करने। तो बात कर रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं तो उसमें क्या उच्च हो। तो इसका कौन सा आंसर सही होता है? सृजनशीलता, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक हो तो वो सृजनशील हो। सृजनशील का मतलब होता है नए विचारों का निर्माण करना, नई चीज़ों का निर्माण करना। जो ये व्यक्ति कर लेता है वो सृजनशील कहलाता है, क्रिएटिव कहलाता है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक हो तो उसके अंदर सृजनशीलता भी हो। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा सी। अगर आपके अंदर रुचि है तो आप क्या कर सकते हैं? ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और ये आंतरिक दशा है व्यक्ति की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यायन विधि, ऑप्शन बी तार्किक विधि, ऑप्शन सी है पहचान विधि, ऑप्शन डी है पुनः सीखना विधि। यहाँ कह रहा है कि कौन सी विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है, तार्किक विधि। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास द्वारा किया गया था, यानी टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मरे के द्वारा या बैलक के द्वारा। तो अगर बात करें यहाँ पर टीएटी यानी इसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, तो इसको मुरे एवं मॉर्गन के द्वारा
प्रतिपादित किया गया था। कहीं पे केवल मुरे होता है, कहीं पे मुरे एवं मार्गन दोनों आपको मिलेंगे। तो ये दोनों जो हैं इन लोगों ने मिलकर TAT जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है इसका विकास किया था। इसका प्रयोग पर्सनालिटी का मापन करने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा और ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का जो शिक्षा क्षेत्र है वो किस पे आधारित है? तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्वता का सिद्धांत। तो बात कर रहा है कि बुद्धि और विकास से कौन सा संबंधित नहीं है। तो यहाँ अगर बात करें वर्गीकरण का सिद्धांत, तो ये भी आपका बुद्धि और विकास से संबंधित है। बात अगर करें यहाँ पे समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, तो ये आपका बुद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। बाकी व्यक्तित्वता का भी सिद्धांत जो है बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका सुटेबल आंसर होता है वो है समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी सादृश्यता का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम और ऑप्शन डी साहचर्य का नियम। तो अगर बात करें कि पाठ प्रस्तावना जो सोपान या पाठ प्रस्तावना कौशल जो होता है शिक्षण में वो किस पर आधारित है? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही होगा, तत्परता के नियम पर आधारित। अगला प्रश्न, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो आपका जो संप्रत्यय यानी जो कॉन्सेप्ट हैं उनके निर्माण का प्रथम सोपान क्या होगा? तो प्रत्यक्षीकरण। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, फिर उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो उस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो निर्मित होते हैं, इसलिए प्रत्यक्षीकरण इसका प्रथम सोपान हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। यहाँ पूछ रहा प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा। तो यहाँ आपका सही होता है प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय टॉलमैन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? पावलाव ने, स्किनर ने, वाटसन ने, थार्नडाइक ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने 3 जो है सीखने के मुख्य नियम दिए। उसमें पहला है आपका प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। इसके अलावा इन्होंने 5 जो है वो गौड़ नियम भी दिए हैं सीखने के। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, ऑप्शन बी उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, ऑप्शन सी प्रकाश, ध्वनि, गंध और ऑप्शन डी है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। यहाँ पूछ रहा है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अगर आंतरिक गुणों की बात कर रहा है यानी जो हमारे मनोवैज्ञानिक गुण हैं, तो इसमें क्या होगा? रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है, ये सारे क्या हैं? अवधान के आंतरिक या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और लास्ट है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बात करें बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो यहाँ अगर 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्ण पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है तो उसके अनुसार इन्होंने नैतिकता की अवस्थाओं को बताया है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया। किसके द्वारा? क्रेस्मर द्वारा, युंग द्वारा, सर्लेन द्वारा, स्प्रेंजर द्वारा। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी ये आपका व्यक्तित्व की 3 कैटेगरी हैं और ये मनोवैज्ञानिक आधार पे व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो इसका जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी सही होता है, युंग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन डी है बहिर्दर्शन विधि। तो यहाँ आपका क्या हो गया? उदाहरण देना, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और फिर नियम की ओर, यानी ये उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, आगमन विधि। अगर उदाहरण से नियम की ओर यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हैं तो वहाँ आगमन विधि होगा। अगर नियम से उदाहरण की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? निगमन विधि। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उदाहरण से नियम की ओर यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर कभी कभी भी पूछा जाता है तो यह आपका आगमन हो जाएगा। अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर पूछे तो ये आपका निगमन हो जाएगा, यानी नियम से उदाहरण की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है, इदम, अहम, परा अहम परिस्थितियों में। तो फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। इसके आधार पे इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, इदम, अहम और परा अहम। तो मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? मूल्य हम परा अहम में सीख पाते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही होता है। अगला प्रश्न, व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये किस व्यवहारवादी ने कहा? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होल्जिंगर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है, वाटसन। वाटसन जो है व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा किसी भी शिशु या किसी भी बालक पर जैसा उसका वातावरण होता है, वातावरण के अनुसार ही उस बालक का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। तो अगर छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला को हम क्या कहेंगे? प्रेरणा कहेंगे। तो आज हम लोगों ने CDP के 25 प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न आपके सभी शिक्षक एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे भी ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग अपने चैनल एजुकेशन वायर LMP को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।